आप सुन रहे हैं कार्यक्रम महिला जगत। स्टूडियो से आपके साथ मैं हूं सोनाली। हम इस कार्यक्रम के माध्यम से आपकी मुलाकात कराते रहते हैं अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े हुए सक्सेसफुल लोगों से, और आज इस सेगमेंट डॉक्टर की सलाह में हम आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं एक विशेषज्ञ से। आप वरिष्ठ चिकित्सक हैं, 23 वर्षों से आप निरंतर अपनी सेवाएं दे रहे हैं, और खासकर एक ऐसे फील्ड में जिसके बारे में लोगों में जागरूकता शायद उतनी नहीं है, सेरेब्रल पाल्सी। इस बीमारी से जुड़ी हुई बहुत सारी जानकारी आज आपको हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से मिलने वाली है। हमारे साथ स्टूडियो में हैं डॉक्टर दीपक टाक। डॉक्टर दीपक, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। कि बरसों की तपस्या की यह है कहानी कि मेरी आवाज दूर तक पहुंचा रही है ये आकाशवाणी। क्या बात है डॉक्टर साहब, आपने बहुत ही खूबसूरत सी शुरुआत की है। कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब, आपने 2 लाइनों से शुरुआत की, बहुत ही खूबसूरत सी पंक्तियों से शुरुआत की। आप एक ऐसी बीमारी के विशेषज्ञ हैं, सेरेब्रल पाल्सी, जिसके बारे में आम आदमी को, मुझे ऐसा लगता है कि कम पता है। आप बताइए कि ये जो बीमारी है सेरेब्रल पाल्सी, ये क्या है और क्या ये सिर्फ बच्चों में होती है, बड़ों में होती है, किस किस को ये बीमारी हो सकती है? इसका जवाब मैं कुछ अलग तरीके से देना चाहूंगा। मैं ये कहना चाहूंगा कि चट्टानों को काट के पानी निकाल लेता हूं। अरे मकान तो सभी बना लेते हैं, मैं घर बनाना जानता हूं। रेत पे रेत से रेत तो सभी लिख लेते हैं, मैं पानी पे पानी से पानी लिखना जानता हूं। अरे सहारा तो सभी दे देते हैं, मैं नौनिहालों को बिन सहारे उनके कदमों पे चलाने का हुनर जानता हूं। और ये हुनर को मेरे संवारने को मौका देता है मेरे माता पिता का आशीर्वाद, मेरे अर्धांगिनी का संबल और मेरे बच्चों का प्यार। जिसने पूछा मेरे से कि किस तरह से, क्या कि इन बच्चों के अंदर कैसे ये किया जाता है, तो मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि छोटे बच्चों में भी इसका इलाज संभव है, बड़ों में भी संभव है। लेकिन जितना छोटे बच्चे होंगे उसमें जो सुधार है उतना जल्दी आ सकता है। जैसे अलग अलग फेज में हम डिवाइड करते हैं, 0 to 6, 6 to 10, 10 to 15 एंड 15+। 6 साल से छोटे बच्चे में अगर हम इलाज कराते हैं तो उसका फायदा ज्यादा आता है। जितना ज्यादा बड़ा बच्चा होता चला जाएगा, सुधार आने की संभावनाएं उतनी कम हो जाती हैं, लेकिन खत्म नहीं होती। जी, तो डॉक्टर साहब, ये जो बीमारी है सेरेब्रल पाल्सी, इसके शुरुआती लक्षण क्या होते हैं? कैसे माता पिता ये आइडेंटिफाई करें कि शायद ये लक्षण हमारे बच्चे को हैं? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपने पूछा मैम। मैं आपको इसमें जवाब दूंगा कि एक सिंपल फॉर्मूला याद रखें, 5, 10, 15। कि 5 महीने का बच्चा हो गया और वो गर्दन नहीं संभाल रहा, 10 महीने का बच्चा हो गया और वो बैठ नहीं रहा, और 15 महीने का बच्चा हो गया वो खड़ा नहीं हो रहा, तो ये अलार्मिंग सिग्नल्स हैं। इट मीन्स आपको किसी एक्सपर्ट से मिलना चाहिए। जैसे आप सिंपल फॉर्म में अगर देखें कि बच्चा पलटी नहीं खा पा रहा, यानी पेट के बल से कमर के बल नहीं आ पा रहा, या कमर के बल से पेट के बल नहीं आ रहा, अपन गोद में ले रहे हैं बच्चे को तो गर्दन नहीं रोक पा रहा, या बिठा रहे हैं बिना सहारे के तो वो आगे की तरफ गिर रहा है, पीछे की तरफ गिर रहा है, आंखों से जैसे आई कांटेक्ट नहीं कर पा रहा, या जिस तरफ से आवाज दे रहे हैं उस तरफ से साउंड को लोकेट नहीं कर पा रहा। तो ये कुछ जो बेसिक चीजें होती हैं। या कभी हाथ की जो मुट्ठी है बंद करता है तो अंगूठा अंदर रखता है, पैर में कभी कंपन होता है, या हल्की सी आवाज से चमक जाता है। तो ये जो सिम्टम्स हैं, बेसिक सिम्टम्स हैं, जिसमें कोई भी माँ बाप एक आसानी से इस तरह का अलार्मिंग सिग्नल्स को पहचान सकता है। और अगर ऐसा है तो उनको अब उस बच्चे का मूल्यवान समय खराब नहीं करना चाहिए, किसी एक्सपर्ट से कांटेक्ट करना चाहिए। जी, आपने कहा कि जितनी जल्दी ये चीज़ें आइडेंटिफाई हो जाएं उतना बढ़िया। पर कई बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स खुद जागरूक नहीं होते हैं, उन्हें खुद ही नहीं पता होता है कि ऐसी कोई बीमारी है, या कई बार वो कंफ्यूज्ड होते हैं कि हमें किस तरह के विशेषज्ञ की राय लेनी चाहिए। तो आप बताइए कि इस सिचुएशन में किस विशेषज्ञ से उन्हें संपर्क करना चाहिए? देखिए, क्या होता है कि जो अगर बच्चे के अंदर दौरे पड़ रहे हैं तो उनमें, या फिर उसके अंदर और एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स आ रही हैं, लेकिन अगर सपोज करो बच्चा बैठ ही नहीं रहा, खड़ा नहीं हो रहा, चल फिर नहीं पा रहा, तो उसके अंदर एक्स्ट्रा उसमें और एक्सपर्ट से कांटेक्ट करने की जरूरत रहती है। तो हमारे को ये सर्च करना होता है कि सेरेब्रल पाल्सी के अंदर कौन जो एक्सपर्ट है और कौन इसमें एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं। जी डॉक्टर साहब, अगर एक बार ये आइडेंटिफाई हो गया, आपने कहा कि इलाज जितनी जल्दी होगा उतना अच्छा इलाज होगा, पर सपोजिंगली 1-2 साल निकल गए या बच्चा 4-5 साल का हो गया, आपने कहा कि इलाज हर स्टेज पर संभव है, पर उस सिचुएशन में क्या आप लोग कोई टेस्ट करते हैं? क्या प्रक्रिया रहती है इलाज? मैम, ऐसा होता है कि वैसे तो जनरल इंडिकेशन से पता चलता है कि ये है, लेकिन अगर सपोज करो अपन को करना है तो सीटी स्कैन या एमआरआई से पता चल जाता है। अगर बच्चे की अपन ने सीटी स्कैन एमआरआई करवाई और उसके अंदर कुछ जैसे लास्ट, वैसे तो डॉक्टर आपको एग्जैक्टली देख के बता देंगे, लेकिन आप खुद भी इस तरह से, मतलब पेरेंट्स भी इस तरह को देख सकते हैं कि इंप्रेशन में जैसे सपोज करो कोई क्लॉट आ रहा है, इन्फार्क्ट आ रहा है, ल्यूकेमिया लिखा हुआ आ रहा है, सेरेब्रल एट्रोफी लिखा हुआ आ रहा है, हाइपोक्सिया, इट मीन्स
हो सकता है ऑक्सीजन ऑन टाइम नहीं पहुंची थी, उसके कारण से क्लॉट आ गया। तो ये उसको अपन मालूम कर सकते हैं, लेकिन वो जब भी वो अपने आप से उसका टेस्टिंग ना कराएं, किसी डॉक्टर से लिखवा करके उसका टेस्टिंग करवाएं। जी डॉक्टर साहब, इलाज पर जाने से पहले आपसे ये जानना चाहूंगी कि किन बच्चों में ये बीमारी होने की संभावना ज़्यादा होती है? क्या ये प्रेगनेंसी से रिलेटेड है या मदर के न्यूट्रिशन से रिलेटेड है? किस चीज़ से रिलेटेड है? किस वजह से ये बीमारी हो सकती है? देखिए, एग्जैक्टली तो कहना बड़ा मुश्किल होता है कि किस कारण से ये बीमारी रही होगी, लेकिन 50 से ऊपर कारण बनते हैं। जो सबसे बड़ा कारण जो बनता है ना, कि बच्चे का 2 मिनट में नहीं रोना, कि बच्चा जैसे ही पैदा हुआ, यानी एट द टाइम द डिलीवरी, जैसे ही बच्चे का बर्थ होता है, वह बच्चा विद इन 2 मिनट्स के अंदर बर्थ क्राई करना चाहिए। अगर बच्चा 2 मिनट में नहीं रोता तो डॉक्टर जो मौजूद होते हैं वो उस समय उसको थप्पी मार के या एक्सवाइजेड किसी भी तरीके से उसको रुलाते हैं। बाई चांस अगर वो रोता नहीं तो ब्रेन में ऑक्सीजन ऑन टाइम नहीं पहुंचती, तो उसके कारण से एक प्रॉब्लम आती है जिसको हम कहते हैं बर्थ एस्फेक्सिया। उसके कारण से उसमें क्लॉट आने के कारण से प्रॉब्लम आ सकती, जो मेजर कारण बनते हैं। हालांकि और भी बहुत से कारण हैं इसके अंदर जो शायद सारे हम डिस्कस ना कर पाए। जी, एक मदर का, अगर हम प्रेगनेंसी की बात करें, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी क्या मदर को कॉशियस रहना चाहिए हर बच्चे के लिए, कि न्यूट्रिशन वाइज, या क्या इसका कोई कनेक्शन है आपस में? देखिए, बिल्कुल इसमें कुछ चीज़ें रहती हैं, जैसे बीपी हाई है, अगर ब्लड प्रेशर, जो मतलब अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से कांटेक्ट में रहना चाहिए। ब्लड प्रेशर हाई है, या उनको थायराइड की प्रॉब्लम है, या उनको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, या फीटल मूवमेंट्स पूरे नहीं लगते हैं। जो फीटल मूवमेंट्स हैं वो एग्जैक्टली 24 आवर्स में जितने होने चाहिए वो नहीं लगते हैं, कम महसूस होते हैं, तो उनको डॉक्टर से, अपनी जो गायनेकोलॉजिस्ट उनसे कांटेक्ट में रहना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर किसी भी पेरेंट्स के पहला बच्चे में अगर ये प्रॉब्लम आ रही है, तो सेकंड, जब एट द टाइम, तो जब वो सेकंड टाइम मदर ने कंसीव किया है, तो उस समय, लेडी ने कंसीव किया, तो उस समय जो उनको डॉक्टर को अपने बताना चाहिए कि हमारे पहले बच्चे में ये प्रॉब्लम है, तो दूसरे बच्चे में ऐसी प्रॉब्लम ना आए, रिपीट ना हो, उसके लिए हमको क्या सावधानी रखनी चाहिए। जी, इस बीमारी सेरेब्रल पाल्सी के इलाज में दवाई कितनी इम्पोर्टेंट है या एक्सरसाइज कितनी इम्पोर्टेंट है? बिल्कुल, एक्सरसाइज का तो बहुत ज़्यादा रोल होता है, क्योंकि अपन, जहाँ तक आपने अभी देखा होगा, सुना होगा कि अगर अपन मुंह में कोई दवाई डालें उससे बच्चा बैठ नहीं सकता, है ना। दवाई का रोल एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स में, जैसे बच्चे के दौरे पड़ रहे हैं, फिट्स आ रहे हैं, तो फिट्स उसके एसोसिएटेड प्रॉब्लम होती है, तो वो उसकी ग्रोथ को, उसके डेवलपमेंट को सीज करती है। यानी अगर थोड़ा सा बच्चा एक्सरसाइज करके या और एक्सरसाइज तरीके से आगे बढ़ता है, तो जो फिट्स हैं उसको वापस बैक डालते हैं। तो फिट्स के अंदर दवाई का बहुत अच्छा रोल होता है, और बाकी डेवलपमेंट में, यानी बैठना, खड़ा होना, चलना फिरना, इसमें एक्सरसाइज के बहुत ज्यादा रोल है। जी, जब आप लोग इलाज कर रहे होते हैं बच्चे का, तो क्या एक्सरसाइजेस पेरेंट्स को बताई जाती है या फिजियोथेरेपिस्ट की निगरानी में एक्सरसाइजेस करवानी चाहिए? दोनों तरह से होता है, डिपेंड करता है बच्चे की सीवियरिटी लेवल क्या है, किस तरह से उसके अंदर कितने स्टिफनेस है, कितना। कुछ बहुत घर पे भी बताया जाता है कि पेरेंट्स को क्या करना चाहिए, कुछ बहुत जो है क्लिनिक में या हॉस्पिटल्स में भी किया जाता है। वो डिपेंड करता है कि बच्चे की सीवियरिटी लेवल कितना है, उसका प्रॉब्लम कितने लेवल तक पहुंची हुई है। जी, अगर भारत में इस रोग से ग्रसित बच्चों की बात की जाए, तो आमतौर पर हमारे देश में एक तो ये जानना चाहूंगी कि कितने प्रतिशत बच्चे इस बीमारी से ग्रसित हैं। लक्षणों की अगर बात करें तो क्या ऐसे कॉमन लक्षण हैं जो आमतौर पर आपको देखने को मिलते हैं? आप पिछले 23 वर्षों से ऐसे बच्चों का इलाज कर रहे हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। मैम, ऐसा है कि वैसे एग्जैक्टली तो कहना बड़ा मुश्किल है कि कितना परसेंटेज रहता है, लेकिन नॉर्मली 2 to 5% को हम मान के चलते हैं कि पॉपुलेशन का जो 2 to 5% है उसके अंदर प्रॉब्लम आ रही है। अब जो प्रारंभिक लक्षण, जैसे मैंने अभी आपको बताए थे, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि 5 महीने का बच्चा गर्दन नहीं रोक रहा है, और 10 महीने का बच्चा नहीं बैठ रहा, और 15 महीने का बच्चा खड़ा होकर चल नहीं रहा, 12 महीने का बच्चा हो गया शब्द नहीं बोल रहा, जैसे मम्मा पापा ऐसा बोलना चाहिए नहीं बोल रहा, या उसका अंडरस्टैंडिंग यानी कॉम्प्रिहेंशन लेवल जितना होना चाहिए, कॉग्निशन लेवल अकॉर्डिंग टू एज नहीं है। यानी जो, जैसे आप 2 बच्चों को बिठाएं, मतलब आप अपने घर पे कंपेयर करें कि मान लो 15 महीने का बच्चा, एक बिल्कुल जिसको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, और एक 15 महीने का बच्चा जिसको प्रॉब्लम है, उसमें कंपेयर करें कि ये कितना पीछे चल रहा है। अगर यानी 3 फॉर्म के अंदर, फिजिकल फॉर्म में, स्पीच फॉर्म के अंदर, और कॉग्निशन लेवल यानी ब्रेन के अंदर, यानी 15 महीने का बच्चा जितना समझ रखता है, क्या वो बच्चा रख रहा है। तो ये चीज़ें अलार्मिंग सिग्नल्स हो जाती हैं कि भाई आवाज़ के प्रति आकर्षित नहीं हो रहा। सपोज करो फादर बाहर से आए शाम के टाइम, या और फैमिली मेंबर्स आए, उन्होंने आवाज़ दी, तो वो क्या उस चीज़ को पहचान रहा है कि मेरे फादर हैं, इस तरह से। तो ये एक छोटी सी चीज़ों अगर अपन आइडेंटिफाई घर पे अपन बेसिक फॉर्म में कर सकते हैं। जी,
और कितने वर्षों के बाद, मतलब जो अगर इलाज की बात करें तो एक तो इलाज की अवधि कितनी लंबी होती है, और क्या कोई भी बच्चा जो इस बीमारी से ग्रसित है वो एकदम स्वस्थ हो जाता है, पूर्ण रूप से एक नॉर्मल लाइफ लीड कर सकता है जैसे जैसे वो बड़ा होता है? देखिए मैम, इसमें क्या है कि एक्चुअली ये इनक्योरेबल डिजीज की कैटेगरी में अपन सोचें कि 100% क्योर हो जाए, वो तो पॉसिबल नहीं है। इसमें सुधार संभव होते हैं। यानी कोई बच्चा बैठ नहीं पा रहा, खड़ा नहीं हो पा रहा, चल फिर नहीं पा रहा, तो हम ट्रीटमेंट दे करके उसको इस लायक बनाने की कोशिश करते हैं कि वो बैठ सके, खड़ा हो सके, चल फिर सके। अब इसमें कितनी सफलता मिलती है ये कहना बड़ा मुश्किल होता है। जैसे आपका पहला क्वेश्चन था कि कितना समय उसमें लगता है, ये भी बड़ा कहना मुश्किल है, क्योंकि सिवियरिटी लेवल क्वाड्रिपेरेसिस यानी पूरी बॉडी में असर है, डायपेरेसिस यानी बॉडी जो एब्डोमेन से नीचे के पार्ट में असर है। तो ये कहना, कई बच्चे क्या होता है ट्रीटमेंट को बहुत जल्दी ग्रास्प कर लेते हैं, रेस्पॉन्स बहुत अच्छा देते हैं, कई रेस्पॉन्स प्रॉपर नहीं देते हैं या बहुत स्लो देते हैं। तो ये बड़ा मुश्किल होता है कहना कि भाई कितना समय उसके अंदर सुधार में लग सकता है। किसी में बहुत ज़्यादा समय लगता है, किसी में बहुत कम समय लगता है। तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। और इसमें जब कोई बच्चा ऐसा होता है जिसकी स्पेशल नीड्स होती है, पेरेंट्स के लिए भी बहुत ज़रूरी हो जाता है कि वो पूरी तरीके से देखभाल करें। तो क्या पेरेंट्स का रोल और एक डॉक्टर का रोल उसकी मनोबल को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? और पेरेंट्स नियमित अगर दवाई दें, कसरत करवाएं, तो क्या रिकवरी बहुत स्पीडन अप होती है? बिल्कुल होती है। सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है गाइडेंस। आपको जयपुर से अजमेर जाना है, आपको रास्ता पता है तो बट नेचुरल आप तुरंत पहुंच जाएंगे। आपको मालूम है कितने आवर्स में, 4 आवर्स में पहुंचना है। आपको रास्ता नहीं मालूम है तो आप घूमते रहेंगे। तो यहां पे आ गया डॉक्टर का रोल कि आपको गाइडेंस मिल रही है, आपको क्या ट्रीटमेंट मिल रहा है, या आपको क्या घर पे कराना है, क्या वहां पे कराना है, वो पता चल रहा है। पेरेंट्स को ये हो रहा है कि उनको पता तो है कि मेरे को कुछ करना है इसके अंदर, लेकिन कहां पे करना है। यानी इलाज कराने और उचित इलाज कराने में रात दिन का फर्क होता है। तो ये चीज होती है। और इन दोनों को चीजों को अगर कॉम्बिनेशन एक साथ चलता है, कॉम्बिनेशन से मतलब डॉक्टर ने आपको कुछ बताया, आपने घर पे जाके वो भी किया, वहां पे भी करवाया, तो इससे क्या होता है आपका आत्मविश्वास बढ़ जाता है और आप दुगनी एनर्जी से उसके साथ में काम करते हैं। सिंपल सा मैं आपको ये कहूं कि आपने कहा कि मेरा बच्चा चल नहीं सकता या बैठ नहीं सकता, अब मैं क्या करूं? तो आपको मैं ये कहूंगा कि आप क्या करूं ये मत कहो, क्योंकि कई बार ऐसा, जैसा आपने पूछा, होता क्या है कि कई बार पेरेंट्स आते हैं इतने इमोशनल हो जाते हैं, कभी मदर रोने लग जाती हैं कि मेरा बच्चा चल ही नहीं पा रहा है, मेरा बच्चा बैठ ही नहीं पा रहा, मैं क्या करूं इसके साथ में। तो इतनी ज़्यादा हताश हो जाती हैं। तो वहां पे डॉक्टर का फिर रोल आ जाता है कि भाई आपको, क्योंकि इसमें आधा काम आपकी साइकोलॉजी काम करती है, आपका उनको अंदर किस तरह से आप उसको मजबूत कर सकते हैं। तो उससे क्या होता है उनके अंदर डबल एनर्जी आ जाती है, और जब डबल एनर्जी आ जाती है ना तो वर्क करने की पावर बढ़ जाती है, अंदर अपन स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। वो बहुत अच्छे से, वो माँ बाप भी एक तरह से ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, तो वो डबल एनर्जी से उसमें काम करते हैं। डॉक्टर साहब, अगर बात ये करूं कि शहरों में तो फिर भी माता पिता बहुत ज़्यादा जागरूक हैं, उन्हें पता भी है, आज सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत सारी चीज़ों के, किताबों के माध्यम से उन्हें पता है। पर अगर गांवों की बात करें, ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें, तो वहाँ पर मेडिकल फैसिलिटीज़ भी उतनी नहीं है। ऐसे लोग जो गांव में निवास करते हैं और अगर वो इस तरह के लक्षण देखते हैं तो क्या वो क्या कर सकते हैं? क्या ऐसी आप उन्हें बात बताना चाहेंगे कि कैसे वो इलाज करा सकते? ये आकाशवाणी दूर दूर तक पहुंचता है, तो सबसे पहला फर्स्ट अवेयरनेस तो ये काम। अब उनके पास में कान तक खबर पहुंची कि हाँ ऐसा कुछ हो रहा है, हो सकता है उनको आज तक ये मालूम ही नहीं है कि हाँ मेरा बच्चा बैठ नहीं पा रहा, तो वो सोच के बैठे हो कि मेरा बच्चा शायद कभी बैठ ही नहीं सकता। लेकिन आज आकाशवाणी ने ये बात उनके कान तक पहुंचा दी, तो हो सकता है कि वो इस चीज को अवेयर हो जाएं और उस चीज के लिए करने के लिए शहरों की तरफ रुख कर जाएं। क्योंकि जो चीज जहां मिलती है वहां आने में कहीं कोई परेशानी मैं नहीं समझता होनी चाहिए, अगर अपन को मिल रहा है तो। जी, अपने को पता होना चाहिए कि हमें कहाँ जाना है या इसका इलाज कैसे हो सकता है। डॉक्टर दीपक, आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि आपने लक्षणों की बात की, आपने कहा कि बच्चा जितना छोटा होगा उतना इलाज अच्छा होगा, जल्दी होगा। आप ये थोड़ा सा विस्तार से बताइए कि कौन कौन से लक्षण हैं पेरेंट्स आइडेंटिफाई? मैम, मैं सबसे पहले तो ये आपको कहूंगा कि सबसे ज्यादा क्या होता है कि जैसे हमारे आसपास में, आस पड़ोस के अंदर लोग रहते हैं, कई बार क्या होता है कंफ्यूजन ये रहता है कि जनरली जैसे ऐसा होता है कि सपोज करो कि किसी का बच्चा बैठ ही नहीं पा रहा और वो 15 महीने का हो गया, तो कई बार क्या होता है कंफ्यूजन ये क्रिएट होता है कि घर में ऐसा कोई भी एक सदस्य मन को कहता है अरे वो अपने पड़ोसी जो उनका बेटा भी देर से बैठा था, अरे ये भी बैठ जाएगा। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे देश में है। अरे भाई, हो सकता है कि उनके बच्चे में कोई तकलीफ ही नहीं रही हो, लेकिन आपके बच्चे में कोई तकलीफ हो, आप इस कंफ्यूजन में रह जाएं और उसका मूल्यवान समय खराब कर दें। तो आपको क्या करना। अच्छा, दूसरा एक और, कई बार जैसे मेरे इस तरह के कुछ
स्टेटमेंट्स आते हैं, जैसे माँ बाप आए तो कई बार कहते हैं कि ना मदर मुझे कभी ऐसे कहती है कि मुझे सपोर्ट नहीं मिल रहा घर का, मैं करना चाह रही हूँ कि मेरे जो फैमिली मेंबर्स हैं उनको शायद कन्विंस नहीं हो पा रहा, ये नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं ऐसा कहता हूँ कि ऐसी बात नहीं है, हर के फैमिली मेंबर्स चाहते हैं कि उनका बच्चा सही हो, सुधार आए। तो उनसे मैं सिर्फ एक सेंटेंस आपको ये कहना चाहूंगा कि अगर उनके बच्चे के अंदर ये चीज, जैसे वो अगर कॉपरेट नहीं कर पा रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट करिए कि आप कॉपरेट करिए, क्योंकि छोटी सी बात होती है कि जो है रिश्ते हैं हमारे प्यार के, यूं दाव ना लगाया करो, और प्यादा हम कभी चल दें तो वजीर ना बढ़ाया करो। अरे उधर जाए रिश्ते, अगर कभी हमारे उधर जाए कभी रिश्ते हमारे, तो सिलाई से ना घबराया करो, और सुई हम ले आए तो धागा तुम ले आया करो। तो आप छोटा सा ये चीज बोलें अपने फैमिली मेंबर्स को, वो ना चाहते हुए भी आपके साथ आएंगे और 100% आएंगे। दूसरी बात, जैसा आपने कहा, तो मैं आपको एक विस्तार में बताऊंगा कि जैसे छोटे बच्चे के अंदर, जैसे जब बच्चा छोटा है तो आपको मैं शुरुआत से बताऊंगा कि छोटे बच्चे से लेकर बड़े बच्चों में हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि हमारे को क्या किसी एक्सपर्ट से कांटेक्ट करने की तुरंत जरूरत है या नहीं। जैसे सिंपल सी बात है, वो क्या आपने उसको पेट के बल लेटाया, तो कुछ आगे हम खिलौना बजा रहे हैं तो गर्दन उठा रहा है, पेट कमर के बल लेटा है। अगर हम कोई भी ऑब्जेक्ट है जैसे लाइट एंड साउंड का, और उसको मूव कर रहे हैं, तो क्या उस अपनी आंखों को उसके अकॉर्डिंग घुमा रहा है? या अगर हमने लेफ्ट साइड से आवाज लगाई तो लेफ्ट साइड की तरफ वो साउंड को एकदम से साउंड की तरफ आकर्षित हो रहा है? कोई आप कमरे में, अब जब उसकी मदर ने उसको गोद में लिया तो क्या वो गोद में लेते चुप हो रहा है? ये जो बेसिक है ये चीजें हैं। उसके बाद में फिर आपने देखा कि अगर 5 महीने का बच्चा हो गया, जैसे मैंने आपको अभी बताया था 5, 10, 15, ये फॉर्मूला अपने दिमाग में सेट कर लें बस कि 5, 10, 15 महीने तक होते होते भी बच्चा अगर बैठ नहीं रहा, गर्दन नहीं संभाल पा रहा, तो इट मीन्स आपको मिलना चाहिए। या बच्चे को पकड़ के खड़ा कर रहे हैं अपन, और या बिठा रहे हैं, बिठाते वक्त उसकी गर्दन क्या कमर बिल्कुल गोल हो जाती है, वो आगे की तरफ झुक जाता है, एनी साइड किधर भी टिल्ट हो जाता है, लेफ्ट साइड, राइट साइड, पीछे की तरफ गिर जाता है। या गर्दन गिर गई तो उठा नहीं पा रहा है, मतलब गिरने का मतलब आगे की तरफ आ जाती है। तो या जब अपन पकड़ के खड़ा कर रहे हैं तो खड़ा नहीं हो पा रहा, चल फिर नहीं पा रहा, दोनों पैरों को क्रॉस कर रहा है, जैसे हमने हाथ से उठाया उसको ऊपर की तरफ तो वो दोनों पैरों को क्रॉस कर लेता है, स्टिफनेस आती है। माँ जब उसके कपड़े बदल रही है तो उसमें जकड़न आ जाती है, एकदम से बॉडी को एकदम से बहुत टाइट कर लेता है, वो मुंह से लार गिरती है उसके, कि एकदम से मुंह से पानी गिर रहा है, कि अपन उसके कपड़े कई बार गीले हो जाते हैं अक्सर लार। या वो चबा नहीं पा रहा है, निगल नहीं पा रहा, हमको 2 साल का भी बच्चा हो गया और हमको सेमी सॉलिड फॉर्म में या बिल्कुल पीस का लिक्विड फॉर्म में देना पड़ रहा है। तो ये जो सिग्नल्स होते हैं सेरेब्रल पाल्सी के एक सिम्टम्स दिखाई दे होते हैं। या पैरों में कंपन हो रहा है, और टाइटनेस कई बार इतनी ज़्यादा हो जाती है। जो सबसे ज़्यादा गलती लोग करते हैं वो ये करते हैं कि स्टिफनेस बहुत ज़्यादा आ रही है, टाइटनेस बहुत ज़्यादा आ रही है, फिर भी तेल की मालिश करते हैं। एक चीज़ मैं सबसे ज़्यादा आपको ये बताऊंगा कि जिस बच्चे के अंदर किसी भी तरह की कोई तकलीफ नहीं है, वो अगर 10 महीने का, 15 महीने का है, तो उसमें तेल मालिश अमृत का काम करती है। और जिसमें सेरेब्रल पाल्सी आ गई और स्टिफनेस है, जकड़न है, उसमें तेल मालिश जहर का काम करती है। तो और लेकिन हमारे यहाँ पे बेसिक चीज़ ये है कि ऑयल मसाज नहीं करी तुमने, अरे उसको मालिश वाली को लगाएंगे, इसको लगाएंगे। तो अगर सेरेब्रल पाल्सी कंफर्म है कि इसको हो रही है और टाइटनेस बहुत ज़्यादा आ रही है तो तेल की मालिश ना करें। बच्चा बड़ा हो गया और वो फिर भी नहीं समझ रहा है, चल फिर नहीं पा रहा है, किसी चीज़ को पकड़ नहीं रहा, सीढ़ी चढ़ नहीं उतर पा रहा, बैलेंस नहीं बना रहा, चलते चलते गिर जाता तो वापस उठ नहीं पाता है, या उचक उचक के चलता है, दौड़ता है, या बैलेंस नहीं बना पाता, तो ये बेसिक जो है ये एक अपन को आइडेंटिफाई करने के तरीके हो। जी डॉक्टर साहब, बहुत सारी बातें और ख़ासकर इस बीमारी सेरेब्रल पाल्सी से जुड़ी हुई बहुत सारी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, जानकारी आज आपके माध्यम से हम सभी को मिली है। ये तो आपके प्रोफेशन की बात हुई। डॉक्टर साहब, अगर आपकी हॉबीज़ की बात करें कि अपने इस बिजी शेड्यूल के अलावा क्या कुछ चीज़ें पसंद हैं आपको? वैसे आपने बहुत सारी खूबसूरत लाइनें, पंक्तियाँ हमारे सभी श्रोताओं के साथ शेयर की, तो और कुछ है जो ऐसा स्पेशल मैसेज या अपनी हॉबीज़ के बारे में आप हमारे श्रोताओं को बताना चाहते हैं? जो मेरा ये प्रोफेशन है ये तो है ही, उसके अलावा शायरी लिखना, शायरी सुनाना, ये भी मेरा थोड़ा सा, कविताएं लिखना और कविताएं सुनाना, ये मेरा एक शौक का पार्ट है। दूसरा, फिजिकली फिटनेस रखने के हिसाब से मैं मार्शल आर्ट करता हूँ, मैं ब्लैक बेल्ट हूँ कराटे के अंदर, और क्लासेस भी इस तरह से जो है अटेंड भी करता भी हूँ, बच्चों को प्रेरित भी करता हूँ कि इस तरह से करा। और मैं सभी से कहूँगा कि सेल्फ डिफेंस आज बहुत ज़्यादा नीड है और सभी को करनी चाहिए। जी
तो डॉक्टर दीपक टाक, आप स्टूडियो में आए, आपने इतनी सारी बातें हमारे साथ की और खासकर एक ऐसी बीमारी के बारे में जिसमें लोगों में जागरूकता कम है। आपकी ये बातचीत सुनकर बहुत सारे लोगों को इसके बारे में जानकारी मिली होगी। चलते चलते क्या एक खास संदेश है जो आप हमारे सभी श्रोताओं को देना चाहेंगे? मैं सबसे ज़्यादा जो पेरेंट्स हैं जिनके बच्चों के अंदर तकलीफ है, प्रॉब्लम है, उनको ये कहूँगा सबसे पहले कि हताश ना होएं, क्योंकि तूफान में ताश के घर नहीं बनते और रोने से बिगड़े मुकद्दर नहीं बनते। जिंदगी में जीने का हौसला रखिए, कभी भी एक हार से कोई फकीर और एक जीत से कभी कोई सिकंदर नहीं बनते। तो उनसे मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर कोई प्रॉब्लम आ गई तो उसको फेस करिए और फेस करने के बाद में उससे ओवरकम करने के तरीके ढूंढिए और जीतना सीखिए, जीतिए, आगे बढ़िए। तो मैं आपको छोटा सा ये भी कहूँगा कि मैं रोज जब सुबह उठता हूँ ना, तो मैं अपने आप से कहता हूँ कि एक छोटा सा सेंटेंस अपने आप से कहता हूँ कि परिंदों की अभी तो बहुत उड़ान बाकी है, कि परिंदों की अभी तो बहुत उड़ान बाकी है, अभी तो जमीन नापी है, आसमान तो सारा बाकी है। इसी खूबसूरत नोट पर डॉक्टर साहब हम आपको कहेंगे थैंक यू सो मच स्टूडियो में आने के लिए और अपने कीमती वक्त में से हमारे सभी के लिए वक्त निकालने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।